तेजी से गुजरते वक्त का एहसास सलीम से ज्यादा शिद्दत से और कौन कर सकता था। उसे इस बात की अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि सिर्फ एक घेरा तोड़ने से वो महफूज नहीं हो जाएगा। गंगानगर तक उसकी गिरफ्तारी के लिए राह ने तय दर तय जाल बिछा रखे होंगे। उसे एक एक करके होशियार न्योले की तरह इन जालों को अपने दांतों से काटना और सुबह का उजाला फैलने से पहले पहले महफूज इलाके तक पहुंचना था। पहली मर्तबा उसने खुद से सवाल किया था कि क्या ये मुमकिन होगा। हाँ, क्यों नहीं, उनकी हैसियत ही तुम्हारे नजदीक क्या है। खबरदार, एक लम्हे के लिए भी मायूसी को अपने पास फटकने ना देना। उसकी कुव्वत अरादी ने सरजनश की। अब उसके लिए सबसे बड़ा मरहला था अपने पहलू में मौजूद भारतीय फोर्सेस को मसरूफ रखने का। वो चाहता था कि उनकी तवज्जो किसी न किसी तरह बटाई रखे और अपनी तरफ उनका ध्यान ही ना आने दे। यही एक सूरत थी जिससे वो उन मूजियों के चुंगल से बच सकता था। कुछ सोचते हुए उसने अचानक एक खतरनाक फैसला कर लिया था। वो जानता था कि दुश्मन को एक मरतबा फिर सरप्राइज देना होगा। यही सोचकर उसने दुश्मन के फैलाए जाल में फंसने की बजाय यहाँ से चंद सौ गज दूर मौजूद भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के कंपनी हेडक्वार्टर के पहलू से निकल जाने का फैसला कर लिया था। उसने खुद को कर्नल बख्श की जगह रखकर सोचा और जान लिया था कि दुश्मन के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं होगी कि वो उसके दिल पर पांव रखकर उसके जिस्म की सरहद अबूर करेगा। अभी इतना अंधेरा था जो उसके मंसूबे में मददगार साबित होता। खरगोश की तरह पंजों के बल चलता वो कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था। सीमट की बनी इस बिल्डिंग के दाएं सीमत से चिपका वो आहिस्ता आहिस्ता महफूज रास्ते की तरफ रेंग रहा था जब अचानक ही ये मुसीबत उसके सर पर आन पड़ी। खुदा जाने बीएसएफ का वो हवालदार गश्त पर जा रहा था या वापस आ रहा था, जिसने उसे देखकर अचानक ही उसकी तरफ राइफल सीधी कर ली थी। हॉल्ट, उसने बाएं पहलू से ललकार सुनी। शट अप। सलीम का रद्द-ए-अमल इतना गैर मुतवक्के था कि जब उसने गर्दन घुमाकर डांटने के अंदाज में कहा तो चंद लम्हों के लिए तो हवालदार गड़बड़ा कर ही रह गया। सलीम को इतनी ही मोहलत दरकार थी। उसे अंदाजा ही ना हो सका कि कब सलीम ने अपनी जगह से जस्त लगाई और उसके कंधों पर सवार हो गया। उसने ऑक्टोपस की तरह हवालदार की गर्दन को घुमाकर इस तरह जकड़ा था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। दोनों जमीन पर गिर पड़े थे। सलीम ने मुश्किल से 15-20 मिनट में हवालदार की मज़ाहमत को मौत की नींद सुला दिया था, लेकिन जैसे ही वो उठकर खड़ा हुआ एक और आवाज ने उसे चौंका दिया। शायद हवालदार का कोई साथी उसे आवाज दे रहा था। सलीम को वहां सिर्फ एक जायपनाह दिखाई दी थी और वो उसके सामने मौजूद छोटा सा कमरा था जिससे हवालदार बरामद हुआ था। वो आवाज देने वाले के वहां पहुंचने से पहले ही उस कमरे में घुस गया। ये शायद आजहानी का कमरा था। दीवार से बीएसएफ की वर्दी और राइफल लटक रही थी और एक कोने में छोटा सा महदूद रोशनी वाला केरोसिन लैंप जल रहा था। सलीम को इस तल्ख हकीकत का एहसास था कि चंद सेकंड बाद ही हवालदार की मौत का राज फाश हो जाएगा और यहाँ कोहराम मच जाएगा। वो कंपनी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद था। यहाँ से भाग निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सलीम सोच ही रहा था कि क्या किया जाए। उसने खुद से सवाल किया और दूसरे ही लम्हे बर्क रफ्तारी से हाथ बढ़ाकर दीवार पर लटकी हवालदार की वर्दी उतार ली। पहले से पहने कपड़ों पर उसने किसी न किसी तरह वर्दी को चंद सेकंड में पहन लिया और सर पर टोपी रखकर कंधे से राइफल लटका ली। उसकी खुशकिस्मती थी कि वर्दी कदरे ढीली होने की वजह से उसके पहले से पहने कपड़ों पर फिट बैठी थी। शायद ये उस कमरे में रहने वाले किसी दूसरे जवान की यूनिफॉर्म थी। फिल वक्त उसने बीएसएफ के जवान का रूप धार लिया था। अभी वो अगले किसी फैसले पर नहीं पहुंचा था कि बाहर शोर मच गया। किसी ने चिल्लाकर हवालदार की मौत का ऐलान किया था। उसके साथ ही खतरे की विसल भी बजा दी थी। खतरे की विसल बजते ही कंपनी हेडक्वार्टर में मौजूद बीएसएफ के जवान जिस हालत में भी थे उठकर उसी तरफ भागे। सलीम ने कमरे की मुखालफ सिमत की खिड़की खोलकर बाहर माहौल पर तायराना नजर दौड़ाई। सीटियों की आवाजें बढ़ती चली जा रही थीं और कोई चीख चीख कर गालियां देता हुआ अपने जवानों को डिसिप्लिन में रहने का हुक्म दे रहा था। अचानक ही एक मुस्कुराहट गैर इरादी तौर पर सलीम के होंठों पर जम गई। खिड़की से कुछ फासले पर उसने एक छोटे से डिपो के करीब 2 ट्रक खड़े देखे थे, जिनमें से गालिबन पेट्रोल और तेल के कैन कुछ उतार कर जमीन पर रखे गए थे और कुछ ऐसे ही वहीं धरे थे। यूं दिखाई दे रहा था जैसे ये दोनों ट्रक शाम को देर गए वहां पहुंचे हैं और यहाँ मौजूद जवानों ने काम अगले दिन के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ तो व्हाइट फ्लावर की आमद पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी और यहाँ जवानों की तादाद बहुत कम रह गई थी। ज्यादा नफरी तो सरहद पर उसे तलाश कर रही थी। कमरे के एक कोने में मौजूद एक मैली सी कमीज उसने उठाई। केरोसिन लैंप को बुझाकर उसने सारा तेल कमीज पर अंडेला। सिर्फ अपने हाथ में पकड़ने की थोड़ी सी जगह छोड़ दी। उसने कमीज को गोले की शक्ल बनाकर उसे सिगरेट लाइटर से आग दिखाई
اور دوسرے ہی لمحے آگ کا یہ گولا پوری قوت سے یہاں سے بمشکل 15-20 گز دور کھڑے ٹرک پر پھینک دیا۔ پلک جھپکنے میں اس کی توقعات کے عین مطابق نتائج برآمد ہوئے اور ٹرک پر رکھے پٹرول کے کین نے آگ پکڑ لی۔ اس آگ کا سلسلہ آگے کہاں تک پھیلا، اس نے نزدیکی اسلحہ ڈپو تک کیسے رسائی حاصل کی، یہ کچھ دیکھنے اور سوچنے کے لیے سلیم کے پاس وقت باقی نہیں بچا تھا۔ اس نے تو دیوانہ وار باہر نکل کر بھاگنا شروع کیا تھا۔ اسے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ پٹرول کے اس ذخیرے کے نزدیک اسلحے کا کوئی ڈپو بھی تھا۔ وہ تو بوکھلاہٹ میں بھاگتے بی ایس ایف کے جوانوں میں انہی کا ایک ساتھی بن کر داخل ہوا، لیکن کمال ہوشیاری سے ان کے ساتھ ساتھ بھاگتا ان سے دور ہٹتا چلا گیا۔ 15-20 منٹ کی جدوجہد کے بعد اس نے خود کو قدرے محفوظ کر لیا تھا۔ وہ کمپنی ہیڈ کوارٹر کی عمارت سے دور نکل آیا تھا اور اب اس نہر کے کنارے کھڑا تھا جس کو عبور کرنے کے بعد وہ گنگا نگر کے نواحی قصبے میں داخل ہو جاتا۔ نہر کنارے پہنچ کر اس نے ایک ایک کر کے اپنے سارے کپڑے اتار دیے۔ اب اس کے جسم پر صرف ایک نکر باقی رہ گئی تھی۔ بی ایس ایف کی وردی کو ٹوپی اور رائفل سمیت اس نے نہر کے پانی میں بہا دیا اور اپنے کپڑوں کو جوتی سمیت گٹھڑی کی شکل میں سر پر رکھ لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ نہر میں داخل ہو چکا تھا۔ ماہر تیراک کی طرح وہ اپنے کپڑے بھی گیلے ہونے سے بچا رہا تھا اور بغیر آواز پیدا کیے پانی میں آہستہ آہستہ بہاؤ کے ذریعے تیرتا دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے نہر عبور کرنے میں مشکل سے 3 سے 4 منٹ لگے تھے۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس نے گیلی نیکر سے نجات حاصل کی اور کچھ کپڑے پہن کر 2-3 لمبے لمبے سانس لے کر ہوا میں موجود آکسیجن کو اپنے جسم میں داخل کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ قدرے محتاط ہو کر کھیتوں کے سلسلے سے ہٹ کر اس گاؤں کی طرف جا رہا تھا جو یہاں سے مشکل سے 2-2.5 فرلانگ کی دوری پر واقع تھا۔ عام حالات میں جب وہ سرحد عبور کرتا تو اپنے راستے میں آنے والے پہلے گاؤں ہی کو اپنا پہلا پڑاؤ گردانا کرتا تھا، لیکن آج اس کا پہلا پڑاؤ بدل چکا تھا۔ اسے یہاں سے میلوں دور ہٹنا تھا جس کے بعد ہی وہ ڈھنگ سے سکھ کا سانس لے پاتا۔ وہ جانتا تھا راہ نے راستے کے کئی دیہاتوں میں اس کے لیے جال بچھایا ہوگا اور وہ ایسے کسی بھی جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سورج اپنے جوبن پر تھا، زندگی مکمل بیدار ہو چکی تھی۔ مضافاتی علاقوں سے گوالوں کی قطاریں دودھ کے بڑے بڑے برتنوں سمیت گنگا نگر پہنچ چکی تھیں، لیکن وہ ان سب سے بے پرواہ معمول کے راستوں سے کٹ کر سفر کر رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں تو صرف ایک ہی دھن سمائی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ راہ کے پھیلائے ہوئے جال سے بچ کر نکل جائے اور ابوہر تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ابوہر میں اس کا دوست پنڈت جوشی رام اس کی پہلی اور محفوظ ترین پناہ گاہ تھی۔ اپنی دانست میں اس نے 15 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ پیدل طے کر لیا تھا۔ اس درمیان اس کے راستے میں 4 دیہات آئے تھے، لیکن اسے اب وہ پکی سڑک دکھائی دینے لگی تھی جس کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے وہ گنگا نگر شہر تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کی جہاں دیدہ نظروں نے سڑک سے گزرتی پولیس اور بی ایس ایف کی 2 جیپیں یکی بعد دیگرے دیکھ لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ معمول کی گشت نہیں بلکہ خصوصی پیٹرول ہے اور دشمن ابھی تک اس کے تعاقب میں ہے۔ اب اسے قدرے تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن اس احساس پر جان بچانے اور دشمن کو زیر کرنے کے جذبے نے جلد ہی قابو پا لیا اور سلیم کو یوں لگا جیسے وہ اگلے 5-10 روز تک بھی اسی طرح پیدل چل سکتا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے تک گنگا نگر شہر میں داخل ہو کر یہاں سے بس کے ذریعے ابوہر پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن سڑک پر سیکیورٹی فورسز کی غیر معمولی ٹریفک نے اسے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے پیدل ہی گنگا نگر کو بھی عبور کر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس مرحلے پر جب کہ اس کے ہاتھوں بی ایس ایف کا ایک حوالدار مارا جا چکا تھا اور بے پناہ تباہی الگ ہوئی تھی، دشمن اس کے تعاقب میں پاگل کتوں کی طرح بو سونگتا آ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی مرحلے پر راہ کے لیے ترنے والا بن جائے، اور اب وہ خرامہ خرامہ نزدیکی قصبے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے لاؤڈ سپیکروں کی آوازیں اب بہت نمایاں ہو کر اس کے کانوں تک پہنچنے لگی تھیں۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کالکا دیوی کے پجاری ہیں جس کا میلہ اس علاقے کے مختلف دیہاتوں میں باری باری لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا پور میں کالکا دیوی کا اتسو چل رہا ہے جس پر نزدیک دور سے ہزاروں کی تعداد میں کالکا دیوی کے پجاری شرکت کر رہے ہوں گے۔ ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے اس نے جیسے اپنے دل و دماغ پر دھرا سارا بوجھ ہی اتار کر پھینک دیا۔ نزدیکی آبادی یہاں سے قریباً 1.5-2 فرلانگ دور تھی۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ یاتریوں کے ہجوم میں شامل ہو چکا تھا۔ مندر کے ایک کونے میں جہاں دیوی کے بہت سے پجاری اونچی اونچی آواز میں بھجن کتھا کر رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر اس بھجن کتھا میں شامل ہو گیا۔ جس طرح باقی لوگ لہرا لہرا کر گا رہے تھے وہ بھی اسی طرح ان کا ساتھ دینے لگا۔ اس کے وہاں بیٹھنے کا کسی نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن سلیم کی چھٹی حص نے اس لمبے تڑنگے شخص کی نشاندہی ضرور کر دی تھی جو اس ہجوم کے ایک کونے میں دروازے پر نظریں جمائے بیٹھا ہر آنے جانے والے کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سلیم کو بھی حسب معمول بڑے غور سے دیکھا تھا۔
लेकिन क्या मजाल जो सलीम की नजरें उससे टकराई हों। वो बज़ाहिर सूरत हाल से कतई ला ताल्लुक अपनी जगह बजन अलापता रहा। इस दरमियान उस शख्स की नजरें बारहा उसकी तरफ उठती रही। सलीम की रंगत उसे धोखा दे रही थी या फिर उसने सलीम से मुतल्लक कोई राय कायम कर ली थी। अचानक ही वो उठकर बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही सलीम का माथा ठनका। जरूर दाल में कुछ काला था और वो शायद सलीम को चेक करना चाहता था। निकलो यहाँ से, किसी नादीदा ताकत ने उसके कानों में चीखते हुए कहा, और उसने वहां से उठने का इरादा कर लिया। उसके लिए फिलवक्त मंदिर से बाहर जाना मुश्किल था। ऐन मुमकिन था कि उस शख्स को सलीम पर शक ही ना हुआ हो और वो किसी काम से या फिर अंदर के हालात से मुतमईन होकर बाहर गया हो। बात कुछ भी रही हो, वो जानता था कि उसके ताक़ब में बाहर निकलना ठीक नहीं। यही सोचते हुए उसने कालका देवी की मूर्ति के अकब में मौजूद छोटे से दरवाजे का रुख किया। ये रास्ता मंदिर से मुल्हिक लंगर खाने की तरफ जाता था, जहाँ लोग सेवा करते थे और रजाकाराना तौर पर देवी के भक्तों के लिए खाना पकाते थे। ये काम चूंकि रजाकाराना था, इसलिए यहाँ कोई भी खिदमत सर अंजाम दे सकता था। अक्सर लोग अपनी दानिश में स्वाब हासिल करने के लिए यहाँ मुख्तलिफ नोयत की खिदमत अंजाम दिया करते थे। बड़े एतमाद से कदम उठाता वो भी लंगर खाने में पहुंच गया और बर्तनों के ढेर के नजदीक बैठकर बर्तन धोने लगा। अचानक ही मंदिर के बड़े हाल में जैसे तूफान बदतमीजी घुस आया। भजन कथा रुक गई और चीखों पुकार से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। क्या हुआ, क्या बात है, क्या मुसीबत आ गई? मंदिर के मरकजी हॉल के तीनों दरवाजों पर आर्मी और बीएसएफ के मुसल्लह जवान मौजूद थे, जबकि भारतीय कमांडोज और बीएसएफ के कुछ जवान अंदर ही घुस आए थे और उन्होंने दीवार के साथ साथ इस तरह पोजीशनें संभाल ली थी कि कोई यहाँ से भागकर बाहर नहीं जा सकता था। खामोश! अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। खामोश, मेरी बात गौर से सुनो, कोई शोर नहीं मचाएगा। इस इलाके में कुछ घुसपैठिए सरहद पार आ गए हैं। हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनका एक साथी इसी इलाके में कहीं छुपा हुआ है। आप में से हर किसी को अपनी शनाख्त पेश करनी होगी। आप जिस जिस देहात के रहने वाले हैं, अपने लोगों के साथ खड़े हो जाएं। मेरे जवान हर एक को शनाख्त करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं। मुझे अफसोस है कि मैंने कथा में खलल डाला, लेकिन मुल्क की सलामती के लिए यह नागजीर था। हम नहीं चाहते कि वो खतरनाक शख्स बच कर जाने पाए। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सीना के साथ तावन करेंगे। हाथ में पकड़े एम्पलीफायर से एक फौजी अफसर मंदिर में मौजूद यात्रियों को मुखातिब कर रहा था। ये कैप्टन अश्वनी कुमार था। आर्मी के फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट ने इस मंदिर में व्हाइट फ्लावर की मौजूदगी का शक जाहिर किया था और जैसे ही कर्नल बख्श को ये पैगाम मिला, उसने एक लम्हे की ताखीर के बगैर मंदिर पर धावा बोलने का फैसला कर लिया था और चंद मिनट बाद ही अश्वनी कुमार की कमांड में फौजी यहाँ घुस आए थे। अभी अश्वनी कुमार का खिताब नामुकम्मल ही था जब सलीम उल्टे कदम पीछे हट गया था। उसने बगैर किसी घबराहट के फरार के रास्तों का जायजा लिया और ये देखकर उसे कदरे मायूसी का सामना करना पड़ा कि यहाँ से फरार की कोई राह नहीं थी।